हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो अकाउंट्स के जो 13 अप्रैल का पीएससीबी का एग्जाम है उसके लिए है। तो इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक कंपनी की बैलेंस शीट का जो चैप्टर है, पार्ट बी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये हमारा वर्टिकल फॉर्म में होता है लायबिलिटीज और उसके नीचे एसेट्स। हमने एसेट्स इधर बना दिए। तो सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हमें भी पता है कि एक साइड लायबिलिटी होती है और दूसरी साइड होती है एसेट्स एक बैलेंस शीट में। तो कंपनी की बैलेंस शीट में भी सेम होते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि जैसे जो आइटम गिवन होगी और वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये आइटम बैलेंस शीट में कहां इसका ट्रीटमेंट होता है, कौन से हेडिंग या सब हेडिंग में वो इन्वॉल्व होती है या इंक्लूड होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट है। इसमें कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है, आपको ये याद करना है। और जो आइटम या जिसका भी क्वेश्चन आएगा वो हमें देखना है कि कौन से हेडिंग या सब हेडिंग में आते हैं। ये हेडिंग सब हेडिंग थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है सॉल्व करने आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात, शेयर होल्डर फंड। ये हमारी लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला जो हेडिंग है वो है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जो है उसमें क्या आता है, कैपिटल। ये आपको पता है कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कैपिटल जो है देते बिजनेस में। तो शेयर कैपिटल जो है सबसे पहले उसमें हेडिंग, ये हेडिंग है हमारा शेयर होल्डर फंड और उसमें सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये तीन सब हेडिंग है। और जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको पूछूं कि क्वेश्चन है आपका जनरल रिजर्व। एक कंपनी ने जनरल रिजर्व क्रिएट किया है, वो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कहां पे होगा या बैलेंस शीट में वो कहां शो किया जाता है। तो आप पता है क्या बोलोगे, जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है। जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है। तो आप कहोगे लायबिलिटी साइड, उसका आंसर ये होगा लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड हेडिंग में। ये हेडिंग है हमारा और ये एबीसी ये हमारे सब हेडिंग्स है। तो आपका आंसर होगा कि जनरल रिजर्व कहां ट्रीट किया जाता है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कह सकते हो आप, हेडिंग शेयर होल्डर फंड के अंडर सब हेडिंग रिजर्व सरप्लस में। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं सारे सब हेडिंग्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है। सेकेंड है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में हर तरह का रिजर्व और सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है P&L का बैलेंस, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रह जाते हैं हमारे, वो आते हैं। तो जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या P&L का जो बैलेंस है सरप्लस, वो इसमें आता है। वो हम बैलेंस शीट का जब प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो ये चीजें हम शो नहीं करते, ये चीजें हम नोट्स टू अकाउंट्स में बनाते हैं। आपको पता होगा कि हम सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन है जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व आपको गिवन है। जनरल रिजर्व है हमारा 2 लाख और कैपिटल रिजर्व है आपका 3 लाख, ठीक है, और इनका सम हो गया 5 लाख। तो आप पता क्या लिखोगे, बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो आप ये शो नहीं करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस के अगेंस्ट 5 लाख। ये 5 लाख क्या है, इसकी डिटेल यहाँ पे नोट नंबर का एक कॉलम होता है। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये नोट नंबर का कॉलम। और रिजर्व सरप्लस के अगेंस्ट अमाउंट में आप लिखोगे 5 लाख। नोट नंबर में आप लिख दोगे नोट नंबर 1, 2 जो भी है उसके अकॉर्डिंग। तो बैलेंस शीट के नीचे हम नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। और नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, एनीथिंग। नोट नंबर 2 में आप शो कर दोगे कि जनरल रिजर्व है हमारा 2 लाख और कैपिटल रिजर्व है हमारा 3 लाख, इनका सम हो गया 5 लाख। मतलब इसकी जो डिटेल है आप नोट्स टू अकाउंट्स में देख सकते हैं इस तरह। लेकिन हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग
हमें सिर्फ यही पूछेंगे कि कौन से हेडिंग और सब हेडिंग में क्या क्या आता है। तो रिजर्व सरप्लस के बीच हमारा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जो है थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं आया कभी भी, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गया, फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये उसके अंदर 3 सब हेडिंग्स हो गए। और सेकंड हेडिंग है हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद पेंडिंग अलॉटमेंट। कंपनी के बाद जब पैसा आ जाता है, एप्लीकेशन शेयर इशू करती है तो पहले सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जो है रिसीव होती है और उसकी अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है। तो जो पैसा एप्लीकेशन का रिसीव हो चुका होता है लेकिन शेयर्स की अलॉटमेंट हुई नहीं है, तो वो पैसा जो है कंपनी शेयर कैपिटल में नहीं इन्वॉल्व करती, उसको इस हेडिंग में रखते हैं। इसका भी क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है। तो थर्ड है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी और फोर्थ है हमारा करंट लायबिलिटीज। ध्यान से देखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ये हेडिंग्स है और इनके अंदर सब हेडिंग्स है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। एक जो अनइम्पोर्टेंट है वो मैंने छोड़ दिया है। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेएबल्स। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें आपका डिबेंचर्स आ गया, कोई भी हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग, बैंक लोन आ गया, कोई भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। सेकेंड है हमारा अदर नॉन करंट लायबिलिटी, ये कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए किसी क्रेडिटर को हमने पैसे देने हैं क्रेडिटर के, तो क्रेडिटर वैसे तो करंट लायबिलिटी है, लेकिन हमने जो किसी क्रेडिटर से बात की है कि वो हम उसे 3 साल बाद पैसे देंगे, तो 3 साल हमारी वो लायबिलिटी रहेगी। तो ऑब्वियसली 3 साल जो 1 साल से बड़ी होती है वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है जनरली। और तो ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, इस तरह की कोई एग्जांपल अदर नॉन करंट लायबिलिटी में आ सकती है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो जाते हैं हमारे कुछ प्रोविजंस, जो जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, कई बार हम लॉन्ग टर्म में गिनते हैं, कई बार शॉर्ट टर्म में भी गिन लेते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं। और इसके बाद आता है हमारा फोर्थ हेडिंग करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कोई भी बोरिंग्स जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन जो है लिया है, शॉर्ट टर्म जनरली हम 1 साल से कम को कहते हैं, तो वो वाली बोरिंग्स हमारी, वो वाला लोन हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में काउंट होगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जनरली प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड होता है, उसे हम प्रपोज डिविडेंड भी कहते हैं, प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। इसके बाद है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में आप देख लीजिए, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, वो हमारा अदर करंट लायबिलिटी होगा। और एडवांस इनकम, आपको पता होगा कि जब हम किसी से इनकम एडवांस रिसीव कर लेते हैं तो वही हमारी लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी भी अदर करंट लायबिलिटी में काउंट होगी। और फिर आ जाता है हमारा ट्रेड पेबल, लास्ट सब हेडिंग ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये हमारे दोनों आते हैं। इसके बाद एसेट, तो एसेट्स में क्या है, एसेट में दो ही सब हेडिंग, सॉरी दो ही हेडिंग होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और इसमें सब हेडिंग्स क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आपको पता है, नॉन करंट एसेट को ही वैसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड एसेट में ये चीजें आती है, ध्यान से देखना। टेंजिबल एसेट जैसे मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं आपका गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है आपका कोई, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है। सेकंड सब हेडिंग हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हमने मोर देन 1 ईयर, तो वो हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, मतलब हमने किसी को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लोन जो है एडवांस किया है, वो भी हमारा इसमें आएगा। तो नॉन करंट एसेट ये सारी, ये हमारे 3-4 सब हेडिंग्स है।
अदर नॉन करंट एसेट में कोई भी, जैसे अदर नॉन करंट लायबिलिटी की मैंने एग्जांपल दी थी कि कोई क्रेडिटर है उसको हम 2-3 साल बाद पैसे देंगे। सिमिलरली अदर नॉन करंट एसेट में कोई एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे किसी डेटर ने हमें बोला है कि वो हमें 3 साल बाद पैसे देगा, तो हम उसे अदर नॉन करंट एसेट में काउंट करेंगे। सेकंड हमारा हेडिंग जो है वो है करंट एसेट, और इसमें सब हेडिंग आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। जनरली करंट इन्वेस्टमेंट जो है 3 मंथ की, 4 मंथ की, 5 मंथ की, 6 मंथ की, मतलब ईयर से जो 1 ईयर से लेस होती है वो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन जैसे आगे हम कैश फ्लो का जब चैप्टर पढ़ते हैं, कैश फ्लो के चैप्टर के अकॉर्डिंग करंट इन्वेस्टमेंट को हम कैश या कैश इक्विवेलेंट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो उसका रूल होता है कि अगर 3 मंथ की जो मतलब करंट इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसको हम कैश या कैश इक्विवेलेंट में इन्वॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मली करंट इन्वेस्टमेंट है। चलिए हमारे करंट इन्वेस्टमेंट जो अलग से एक सब हेडिंग है, कहीं भी हमने इन्वेस्टमेंट की, कोई भी ऐसी हमने एसेट परचेज किया इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होगी। सेकंड है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमारा क्या आ जाता है, स्टॉक। स्टॉक किस चीज का, चाहे हम किसी भी गुड्स में डील करते हैं वो गुड्स का स्टॉक, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक, हर एक तरह का स्टॉक जो है इन्वेंट्री में आएगा। इसके बाद है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आ जाता है हमारा डेटर्स और बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट में आपको पता होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी इसमें ही काउंट करते हैं या फिर वो करंट इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जब हम 1 ईयर से कम के लिए किसी को लोन एडवांस करते हैं वो हमारा अलग इसमें आ जाएगा। और लास्ट है हमारा सॉरी यहाँ पे अदर करंट एसेट है, अदर करंट एसेट। तो अदर करंट एसेट में क्या आ जाता है, कोई भी जब इनकम, एक्रूड इनकम जब हम किसी से रिसीव करने को, वो हमारी अदर करंट एसेट में आएगी। और इसके अलावा कोई प्रीपेड एक्सपेंस भी, प्रीपेड एक्सपेंस, इसका क्वेश्चन आ जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा अदर करंट एसेट ही होगा। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम जिसके यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनके हेडिंग और सब हेडिंग हमें क्वेश्चन में मतलब आंसर में बताने होते हैं। तो सबसे पहले एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच शेड्यूल और विच सेक्शन। क्वेश्चन आता है कि जो हमारी बैलेंस शीट या पीएनएल पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कंपनी की, वो कौन से सेक्शन में दी हुई है। सेक्शन 129 शेड्यूल 3, इसका आंसर है सेक्शन 129, ये याद ही करना है आपको। सेकंड है हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट जो कंपनी की होती है उसका जो फॉर्मेट है वो कौन से सेक्शन या शेड्यूल में गिवन है। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट गिवन है वो हमारा गिवन है शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1। देन थर्ड क्वेश्चन, इसमें हम बात करेंगे कुछ जैसे कि हमारा पब्लिक डिपॉजिट, पहले अगर है पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पब्लिक डिपॉजिट है क्या, एसेट है, लायबिलिटी है। अपने आप याद हो जाएगा कि ये कौन से हेडिंग या सब हेडिंग में आएगा। पब्लिक डिपॉजिट हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जैसे डिवेंचर इश्यू होते हैं उसी तरह एक तरीका होता है लोन लेने का पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट कंपनी के लिहाज से अगर देखें तो वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमारी कौन सी है, लॉन्ग टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। अगर सब हेडिंग पूछे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और हेडिंग इसका आ जाएगा ऑब्वियसली नॉन करंट लायबिलिटीज। देन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो अमाउंट हमारा शेयर फॉरफिट में होता है, आपको पता होगा जब कंपनी शेयर फॉरफिट कर देती है तो उसमें जो अमाउंट बच जाता है फॉरफिट करने के बाद, जो अमाउंट कंपनी के पास एज अ प्रॉफिट हम कह सकते हैं रह जाता है, वो बैलेंस शीट में कहां पे उसका ट्रीटमेंट होता है पता है, उसका ट्रीटमेंट होता है
जब हम शेयर कैपिटल फाइंड करते हैं ना, तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल निकालते वक्त जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है उसी में ये ऐड होता है। तो इसका ट्रीटमेंट आपको ये बोलना है, कॉल्ड अप कैपिटल में ऐड करते हैं। देन कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर का भी सेम ही प्रोसीजर होता है। जो पैसे कॉल्स इन एरियर रह जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, तो वो भी हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में कॉल्ड अप कैपिटल में भी कह देते हैं, कई बार शेयर कैपिटल में भी कह देते हैं, लेस होते हैं। क्या होते हैं? लेस, माइनस होंगे कि इतने का शेयर है और इतने पैसे हमारे कॉल्स इन एरियर में है, तो ये माइनस होगा। तो इसका ट्रीटमेंट ये लिखा होता है एमसीक्यूज में, कॉल्ड अप कैपिटल में से लेस या फिर शेयर कैपिटल में से लेस। देन फोर्थ है हमारा बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर, इसका क्या मीनिंग हुआ? कोई बिल रिसीवेबल था हमारा, बिल रिसीवेबल हमारे के बारे में आपको पता होगा, वो हमने बैंक पे से डिस्काउंट करवा लिया, लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं है, मतलब उसकी मैच्योरिटी डेट अभी दूर है। तो जो बिल हम डिस्काउंट करवा लेते हैं, हमारे पास उसकी पेमेंट आ जाती है बैंक की तरफ से, तो वो हमारी लायबिलिटी बढ़ सकती है इन फ्यूचर। तो वो लायबिलिटी, क्योंकि अगर उस पर्सन ने बैंक को पेमेंट नहीं की तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरह की लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। और ये कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बैलेंस शीट में? इसका बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो आप इसको लिखोगे एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ये होता है कि हम बैलेंस शीट में लास्ट में सिर्फ इसको एज रिमेम्बरिंग के लिए इसको बना लेते हैं, लिख लेते हैं, वैसे इसका बैलेंस शीट के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। अंडरस्टैंड? देन फिफ्थ हमारा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड वैसे तो हमारी करंट लायबिलिटी भी होती है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड एक तरह का प्रोविजन है। मैं आपको बता दूं, ये ध्यान से देखिएगा, प्रपोज डिविडेंड वैसे तो हमारा ये प्रोविजन है, इसका ट्रीटमेंट आपने कई जगह देखा होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटीज में। लेकिन अगर कोई सिंपली ट्रू फॉल्स बेस्ड या फिर एमसीक्यू बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? कंटीजेंट लायबिलिटी। गौर करना, इस तरह का ट्रू फॉल्स आने के चांसेस हैं कि प्रपोज डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी है, यस और नो, तो हमने यस बोलना है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड वैसे लॉ के अकॉर्डिंग कह लीजिए या रूल के अकॉर्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अगर करना चाहे तो ये होता है, बट विदाउट एनी मेंशन पॉइंट अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी ही होगी। इससे आगे लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या होते हैं? लूज टूल्स के बारे में भी शायद आपको पता हो। लूज टूल्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान हमें यूज करने को कोई टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो ये लूज टूल्स इन्वेंट्रीज में काउंट होते हैं। नोट कर लीजिए, इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्री एक सब हेडिंग है, हेडिंग इसका हो जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हेडिंग, इन्वेंट्री सब हेडिंग में आएगा। डिबेंचर क्या, डिबेंचर के बारे में पता होगा आपको, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको पता है कौन से हेडिंग में आती है? नॉन करंट लायबिलिटीज। लास्ट, डिबेंचर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ। डिबेंचर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ, इसका क्या होता है? जो डिबेंचर हमारे विद इन 12 मंथ मतलब 1 साल के अंदर अंदर रिडीम होने हैं, वो डिबेंचर क्या होते हैं? वैसे डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, अभी किया हमने, लेकिन अगर कोई डिबेंचर हमें पता है कि 12 मंथ के विद इन वो रिडीम होने हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी? हमारी
करंट लायबिलिटी हो जाएगी। एंड सब हेडिंग, ये हमारा हेडिंग हो गया, और सब हेडिंग हमारा हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। याद होगा आपको, करंट लायबिलिटी में सब हेडिंग होता है अदर करंट लायबिलिटीज, ये याद कर लीजिए।